माय लवली स्टूडेंट्स, सो ये लेक्चर है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और ये लास्ट मेथड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स की सीरीज़ में। ओके, ये लास्ट मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे कि जो अरीन्स है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है, वो कौन से, वो भी अराइल वाले, मतलब एरोमेटिक रिंग्स हमने लेनी है। उसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, ये मेथड्स है, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे बेंजीन लेके। ठीक है, जो एरोमेटिक आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें भी पर्टिकुलर आप कौन सा हाइड्रोकार्बन की बात करोगे, आप करोगे अराइल की बात। ठीक है, मतलब एरोमेटिक रिंग्स, और एरोमेटिक रिंग्स कौन सी होती है, बेंजीन जैसी। ठीक है, तो मेनली हम बेंजीन की बात करते हैं, और बेंजीन में हम हेलोजिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हम बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस किससे होता है, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है वो एक तरह से किस कैटेगरी में आता है, वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, उसमें शॉर्टली मैं बताती हूँ। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंट है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक ऐसी स्पीशीज़ बन जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि देखो इसके नाम से भी पता चल रहा है इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है। फिलिक या फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये ई पॉजिटिव आते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत उसी को होगी जो खुद से क्या होगा, डेफिशिएंट होगा। ओके, तो हम सबसे पहले करेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन्स हमने अराइल लेने हैं। तो फर्स्टली जो हम रिएक्शन आती है इसकी, तो हमने यहाँ पे ये बेंजीन ले लिया है। दिस इज़ द बेंजीन, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी का है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जो रिएक्शंस है हेलोजिनेशन में ज़्यादा कौन सी है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस होती है। तो इसीलिए हम भी यही वाली अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसमें, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। जब हम बेंजीन या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग, जैसे कि कोई भी एरोमेटिक रिंग होती है या फिर बेंजीन हो गई, या फिर इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, जैसे यहाँ CH3 लग जाएगा, कहीं NO2 लग जाएगा, कोई भी चीज़ होगी, बट वो एरोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। उसमें जब हेलोजिनेशन हो रही है आपकी, जैसे कि आपकी Cl2, यहाँ पर हेलोजिनेशन हो रही है, Cl2 लग रहा है, तो जब Cl2 लगाना है वो किसकी प्रेजेंस पे लगता है, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। मतलब क्या है यहाँ बोलने का मतलब कि FeCl3 की प्रेजेंस में यूज़ हो रहा है, लग रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पे एक लुईस एसिड ले रहे हो। जो ये FeCl3 है वो क्या है, वो है आपका लुईस एसिड। ना इसके मैकेनिज्म तो हम बाद में अभी करेंगे, बट आपको बता दूं रिएक्शन में क्या होता है, कभी भी अगर Cl2 जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाए, देखो इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हम बता देते हैं विद द बेंजीन। बेंजीन के साथ अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हो तो ऑब्वियसली इसके साथ अगर यहाँ पे FeCl3 है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, FeBr3। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो होते हैं लुईस एसिड्स। ओके, ना अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो दीज टू रिएक्शंस आर कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के ऊपर भाई हमारा हेलोजन लगने वाला है, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है, कोई आपके पास लुईस एसिड गिवन हो सकता है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे FeCl3 होगा, आपका ZnCl2 भी हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है, जो कि मैंने बाद में लिखे गए हैं आपके पास कि लुईस एसिड होते कौन कौन से हैं। ओके, नाउ जो ये इसके साथ रिएक्शन हो रही है एनहाइड्रस FeCl3 के साथ, तो उसमें क्या होगा, हेलोजिनेशन डायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो किस पोजीशन में हेलोजन जाके लगेगा, इसका कोई आपको बॉदरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेंजीन में सभी जो पोजीशंस है वो सिमिलर है। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पर आपको सब्स्टिट्यूएंट लगा होता पहले से, तो उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है उस ग्रुप का, जो ग्रुप पहले से लगा है वो उसको डायरेक्शन देता है आने वाले क्लोरीन को कि वो कहाँ जाएगा। वो भी मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगी हर एक एग्जांपल लेके। ओके, नाउ इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग एज इट इज़ लगेगी। ठीक है, एज इट इज़ रहेगी। इसमें क्या होगा, बिकॉज आपको पता है बेंजीन के हर एक
कार्बन, दिस इज कार्बन, कार्बन कार्बन सब कार्बन है। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन कितने बनाता है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने एक एक बच गए तो एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब कार्बन के पास है। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है कि इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल आता है यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव, ठीक है, मैकेनिज्म में हम करेंगे। वो क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ था, दिखाते नहीं हैं हम, बट सभी के पास हाइड्रोजन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन सपोज यहाँ से निकला और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन, और ये H और जो Cl है ये बाहर को क्या निकल गया, HCl, ये HCl बना दिया। उसी तरह से ब्रोमीन में भी यही हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा एंड साथ में आपको HBr बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन। आपको यहाँ से ब्रोमोबेंजीन भी मिल गई, ठीक है, इसकी देखो प्रिपरेशन दोनों की होगी, ब्रोमोबेंजीन की भी होगी, आपको क्लोरोबेंजीन भी मिल गया, ठीक है, आपको क्लोरोबेंजीन भी मिल गया। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आपके पास यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों होती है बेंजीन में, ये मैं जनरल सी चीज़ है जो कि बताना चाहूँगी आपको। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मतलब ई पॉजिटिव जो कि डेफिशिएंट होगा, ठीक है, और वो बेंजीन के साथ अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन में, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है रिएक्शन हमेशा किसमें, एरोमेटिक अगर कंपाउंड होगा। आपने देखा होगा जब आपकी एल्कीन होती है, एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रही थी जैसे HBr की, तो वो कौन सी थी रिएक्शन, वो एक एडिशन रिएक्शन थी, क्योंकि हम क्या देखते हैं जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, इजीली अवेलेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है आपका, तो आपकी क्या होगी, आपकी एडिशन होगी रिएक्शन की, ठीक है, ऐड होगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ये बॉन्ड टूट के आप यहाँ पे ऐड करोगे। बट आप कह सकते थे कि बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं हुई, यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्यों हुई। तो इसका रीज़न इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो एरोमेटिसिटी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, एरोमेटिसिटी से क्या होता है कि किसी चीज़ की वो स्टेबल होता है, ठीक है। अगर ये बेंजीन सपोज अगर आप कहो कि इसमें एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं हुई, अगर इसमें एडिशन रिएक्शन होगी तो इसका बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है, ठीक है, जो इसका कॉन्टिन्यूस मोशन है, जो कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइज होते हैं, मतलब यहाँ से ये आगे आएगा, यहाँ से ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर को घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी अगर हम एडिशन रिएक्शन करते हैं। इसीलिए आता है, इसीलिए इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो है ऑब्वियसली, बेंजीन के अबव एंड बिलो द प्लेन क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए अटैक करता है। और कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन इसलिए होगी क्योंकि भाई एडिशन हो नहीं सकती, क्योंकि हम इसके एरोमेटिसिटी को लॉस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि एरोमेटिसिटी से ही इसकी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी से बढ़ के कुछ नहीं होता, स्टेबिलिटी पे बात आ जाए तो रूल भी कहीं कहीं चेंज हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। और एरोमेटिक कंपाउंड की जो ये एरोमेटिसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है हमेशा बेंजीन वाले कंपाउंड में, हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद आती है बात, उसके बाद देखते हैं हम थ्योरीज की। अराइल क्लोराइड्स, अराइल क्लोराइड मतलब क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड ब्रोमाइड्स कैन इजीली बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें कैसे इजीली प्रिपेयर हो रही है, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अरेन्स विद क्लोरीन ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। फिर से वही बताया, लुइस एसिड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है, इसके बिना रिएक्शन नहीं होती। अब ये कैटलिस्ट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब सर्टेन जो कंपाउंड्स है वही इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि FeCl3, FeBr3, ZnCl2, AlCl3, ठीक है, ये सारे क्या है, ये डेफिशिएंट है, कहीं ना कहीं इन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये डेफिशिएंट है, ठीक है। और AlBr3 क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सिर्फ यहाँ पे है जो कि BF3 है, जो कि क्या है, लुइस एसिड है, जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है रिएक्शन में। देखो ये रिएक्शन थोड़ी थोड़ी आपको वैसी लगेगी जो कि आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन करी थी +1 में, जो कि
उस टाइम इम्पॉर्टेंट थी, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह की कुछ कुछ मिला के कुछ रिएक्शंस इसी तरह की है कि इसमें क्लोरीन यहाँ पे लग रहा है सब्सटीट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे एनहाइड्रस FeCl3 ले लो या कोई और AlCl3 ले लो, वो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन से भी फ्रॉम किसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करनी है हमें, किसकी, अरीन्स की हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करनी है, और हमें ये क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। अब क्लोरीन ब्रोमीन की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे, चलो हम धीरे धीरे बात करेंगे फ्लोरीन एंड आयोडीन की भी कि क्या क्या होता है। एंड ये सब चीज़ें क्या है, आपकी लुईस एसिड है जो कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तभी तो ये जाएगा, तभी तो ये क्लोरीन लेगा, वो हम मैकेनिज्म में अभी देखेंगे। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ अरीन्स विद लुईस एसिड, ठीक है, जो एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है उसकी अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं लुईस एसिड के साथ, द इलेक्ट्रोफाइल विल प्रोड्यूस, वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा पहले व्हेन हलोजन फर्स्टली रिएक्ट विद लुईस एसिड। ये कुछ नहीं है, थ्योरी में जस्ट ये है कि जब ये और ये रिएक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आगे भी मैकेनिज्म में बताएंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो कि आगे इस रिंग में अटैक करेगा, ओके। अब यहाँ पर क्या है, then produce electrophile will react with aromatic ring which is electron rich and will produce haloarenes। ये वही है कि आगे जाके फिर haloarenes आपको मिलेगा, मैकेनिज्म में पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं हम अब इसके मैकेनिज्म के ऊपर। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म किसकी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ द अरीन्स, ठीक है। और या कह ले हम कि हेलोजिनेशन ऑफ द अरीन्स हो रही है यहाँ पे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपने देखा होगा जो लुईस एसिड था, लुईस एसिड को हमने क्या बोला था कि ये जो लुईस एसिड है वो रिएक्ट करेगा आपके हेलोजन के साथ। तो सपोज क्लोरीन वाली रिएक्शन ले लेते हैं, क्लोरीन को Cl2 को हम खोल के लिख लेते हैं, प्लस उसमें क्या है, सपोज हमने लुईस एसिड कौन सा लिया है, FeCl3, ठीक है। तो FeCl3 जो लुईस एसिड है वो, दिस इज़ द लुईस एसिड, वो रिएक्ट करेगा, पहले आपस में रिएक्ट करेंगे ये, क्योंकि पहले हमें बनाना है फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वही जो आगे रिएक्ट करेगा, आगे जो अटैक करने जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करने जा रहा है, वो तो बनाए ये चीज़। अब देखो क्या होगा, सिंस दिस इज़ अ लुईस एसिड, आपको पता है व्हाट इज़ दिस इज़ अ लुईस एसिड, ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ द लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये वाली चीज़ आगे को निकल जाएगी, देखो यहाँ से ये चीज़ यहाँ निकल जाएगी, और ये जो है, ये जो क्लोरीन है वो क्या होगा, वो FeCl3 के पास चला जाएगा। मतलब जो क्लोरीन है, दोनों ने शेयर करे हैं, दोनों जो बॉन्ड है दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं शेयरिंग में। तो बट एक क्लोरीन क्या करता है, ये पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हैं ये अपनी तरफ ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके किसके साथ लग जाएगा, FeCl3 के साथ लग जाएगा। और आपको क्या मिलेगा, पीछे छूटा आपके पास क्या, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव भी मैं दिखा सकती हूँ पार्शियल, जबकि बॉन्ड टूटा नहीं है अभी। जब पूरा बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पे क्लोरीन नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव बचेगा। तो आपके पास लास्ट में चीज़ क्या बच गई, क्लोरीन पे यहाँ पे पॉजिटिव बच गया जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस आपके पास FeCl3 FeCl3 के साथ एक और ऐड हो जाएगा क्लोरीन, तो आपका FeCl4 आएगा। सिंस यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो एक्स्ट्रा चार्ज आप इस तरह से लगाओगे, ठीक है। नाउ दिस Cl पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल, जो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने को, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। नाउ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एरोमेटिक रिंग, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है अभी, दैट मीन्स Cl पॉजिटिव है, वो अटैक करेगा अब आपकी एरोमेटिक रिंग को। और एरोमेटिक रिंग आपकी कौन सी है, वी हैव अ बेंजीन रिंग जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बेंजीन रिंग है उसके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगी। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है, खुद वो खाली है, इससे ज़रूरत है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है डेफिशिएंसी।
अब देखो यहाँ पे दिख रहे हैं जो पाई जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इजीली अवेलेबल हमेशा होता है पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या होते हैं, क्योंकि वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने होते हैं। ठीक है, बस आप इतना समझो कि यहाँ पे जो आपके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग में, वो क्या करेंगे, वो अब यहाँ पे इसको अप्रोच करेंगे कि भाई हम ही दे देते हैं। और ध्यान से देखना एरोस कहाँ से लगे, यहाँ से यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं। तो मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ से मूवमेंट करवाओ उसकी कि ये यहाँ से उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स होती है ये। ओके, तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट कि यहाँ पर आपका क्लोरीन अटैच हो जाएगा। अब देखो सभी जो पोजीशंस है आपकी इक्विवेलेंट है, सेम सी पोजीशंस है, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो क्लोरीन को। तो सपोज हमने ऊपर वाली पोजीशन ये वाली पोजीशन में लगा दिया। ओके, बाकी क्या हुआ, बॉन्ड्स ये दोनों तो एज इट इज़ रहे। सिंस इस बॉन्ड ने क्या हुआ, इस ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसने सारा क्लोरीन को दे दिया, तो यहाँ पर क्लोरीन आ गया और यहाँ पे बॉन्ड बना गया। और साथ में क्या हुआ, क्लोरीन को सिंस इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं तो क्लोरीन के ऊपर से जो पॉजिटिव साइन है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी को सेटिस्फाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉन दे के तो उसमें से जो डेफिशिएंसी है वो तो हट गई। ठीक है, जैसे किसी भूखे को खाना खिला रहे हो तो उसमें से क्या हुआ कि उसकी भूख मिट गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर ये लग गया है एक पोजीशन में, क्योंकि ये जो बॉन्ड था ये इस और इस कार्बन ये दोनों शेयर कर रहे थे, एक पे क्या हुआ, एक पे क्लोरीन लग गया, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी होता है यहाँ पे जो कि आपको दिख नहीं रहा है अभी, तो क्या हुआ, जो दूसरा कार्बन था बेचारा उसको तो कुछ नहीं मिला, तो उसको क्या मिला, उसको उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने तो अपना बॉन्ड खोया ना, तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आप यहाँ से अब क्या करते हो, दिस इज़ द, यहाँ पे बारी आती है आपकी, यहाँ पे बारी आएगी आपकी कि रेजोनेंस कैसे हो रही है। तो रेजोनेंस इसमें किस तरह से होती है, अब आती है रेजोनेंस की बारी। अब देखो जो आपका ये कार्बोकटाइन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसको अब रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाता है, तभी ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड को मूव करती है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है, दिस इज़ द इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट है वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। तो यहाँ से जो बॉन्ड आएगा, सपोज पहले ये यहाँ को मूव करेगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, बना भी सकते हो, नहीं बनाना तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, पर ठीक है सीख लो। अब देखो यहाँ पर ये बॉन्ड इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो इस तरह से बनाता है, अगर नहीं आता, देखो पॉजिटिव है तो इसकी डेफिशिएंसी को कम करना है, इसकी डेफिशिएंसी को हटाना है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने सोचा कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ को गए। ठीक है, तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स ने आगे जाके बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये बॉन्ड आगे को शिफ्ट हो गया। तो अगर बॉन्ड आगे को शिफ्ट हो गया तो पीछे वाला हिस्सा है इसका, उसमें हमेशा ऑब्वियसली डेफिशिएंसी आएगी। ध्यान से सोचो ना, बॉन्ड किन के बीच है, बॉन्ड इसके और इसके बीच में है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो जो ये वाला है, ये वाला कार्बन तो आपका कॉमन है, इसको तो भाई मिल रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड मिल रहा है, उधर से भी डबल बॉन्ड मिल रहा है। जो नुकसान में रहा वो कौन सा नुकसान में रहा, वो रहा बिल्कुल पीछे वाला, हमेशा सबसे पीछे वाला नुकसान में रहता है, और डेफिशिएंसी भी लास्ट में उसी को देखनी पड़ती है। जो ये एरो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो जो कार्बन सबसे पीछे रहेगा उसको डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ेगी, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन आएगा। फिर वही चीज़ इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर को मूव कर लेगा। ओके, तो ये वाला बॉन्ड इधर को जब मूव करेगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरीन लग गया। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज़ बॉन्ड आया, और यहाँ पे क्या हुआ, अब बॉन्ड यहाँ को मूव कर रहा है तो यहाँ बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ बॉन्ड आएगा, और फिर से वही देखो, जो आपका एरो है यहाँ से इधर को आ रहा है, एरो का जो सबसे पिछला वाला कार्बन है उस पर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी यहाँ आ जाएगी। ओके, तो इसी तरह से आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपके ये बने। तो आप क्या कर सकते हो, इसका बार बार ये तो नहीं बना सकते, तो आपको ये भी बताना चाहिए, दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक सम करके जो एक पूरा आपका स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, जो कॉमन स्ट्रक्चर बन जाए। अब वो कैसे बनेगा, देखो जो ये पॉजिटिव साइन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये 1 2 और 3। ठीक है, अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, एक में यहाँ आ रहा है, एक में यहाँ आ रहा है। तो मतलब आपने क्या बोला कि पॉजिटिव साइन आप ऐसे लिख सकते हो
इस तरह से आप डैश डैश कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आप डेल्टा पॉजिटिव कहाँ है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ है क्योंकि यहाँ आया था, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो दिस इज़ द इंटरमीडिएट, क्योंकि क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो 1 2 3 है उसका मिला के जो बना वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो दिस इज़ द इंटरमीडिएट, ये भी खैर इंटरमीडिएट है पर हम इसे इंटरमीडिएट कहेंगे। दिस इज़ द इंटरमीडिएट, ठीक है, दिस इज़ द इंटरमीडिएट, ठीक है। और इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल होना चाहिए, तो येस दिस इज स्टेबल। और किस चीज़ से ये स्टेबल है? बाय द रेजोनेंस। जब भी देखो रेजोनेंस होती है ना, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी आ रही है ना। दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबल एंड दीज 3 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है, क्योंकि इसका मतलब इसमें अटैक करना इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये अटैक करके जो चीज़ बना रहा है आगे वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही है। और इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन के अंदर बनते हैं वो हमेशा हमारा स्टेबल होना चाहिए, तभी रिएक्शन आपकी आगे बढ़ पाती है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि अटैक हुआ और इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होगा? इसका इंटरमीडिएट अब आगे हमने ले लिए, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो देखो हम जो ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो तो नहीं लेके इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉपर बॉन्ड हो। देखो यहाँ तो डैश 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 है कि यहाँ बताया नहीं है, डैश 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 कर लो। और यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है? पॉजिटिव भी लिखा होता है, सिर्फ आधे तक, ऊपर तक नहीं ले जाना क्योंकि पॉजिटिव यहीं घूम रहा है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड हम अब आगे नहीं लेके, हम इसमें से कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं। सपोज हमने ये लिया, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, इसी से हम आगे देखेंगे हमें क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज़ द पॉजिटिव एंड दिस इज़ व्हाट? क्लोरीन। एंड साथ में मैंने कहा था हर एक यहाँ पे कार्बन के पास क्या हो गया? एक एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि उससे 4 बॉन्ड पूरे करने होता है। अगर ये कार्बन है तो 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पूरा कर रहा है वो, और क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स कि इसकी जो रिएक्शन है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? देखो आपके पास यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में पहले जब इलेक्ट्रोफाइल बना था FeCl4 नेगेटिव वाली स्पीशीज़ पड़ी है। अब क्या करेगी? अब वही स्पीशीज़ जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी आपकी, ठीक है। अब वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और आपके पास क्या बना देगा? आपके पास देखो यहाँ पर FeCl4 नेगेटिव ये वाली स्पीशीज़ आपके साथ रिएक्ट करिए। अब देखो अब बहुत पहले से यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए अब कौन सेक्रीफाइस करेगा? ना यहाँ पे इसके बिल्कुल एडजेसेंट में कोई डबल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा, ठीक है। डबल बॉन्ड काफ़ी दूर है, यहाँ और यहाँ है, ठीक है। बॉन्ड आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। बॉन्ड्स क्या है? 2 है। अब हम क्लोरीन का बॉन्ड तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो वो बनाना है, ये तो अभी बना ही है, ठीक है, वो तो हमें रखना है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर इस जगह पे डबल बॉन्ड बना देता है, इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन इधर को दे देता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है वो यहाँ से निकल जाता है, मतलब -H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जब ये निकलेगा तो ये H पॉजिटिव ही तो बचा। तो आपके पास लास्ट में क्या बचा? लास्ट में आपके पास क्लोरोबेंजीन तो बन गई, देखो भाई यहाँ पे क्लोरोबेंजीन तो आपके पास बन गई। साथ ही साथ आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पे FeCl3 मिल जाएगा, ठीक है, FeCl3 मिल जाएगा। और इसमें से जो क्लोरीन नेगेटिव था जो पहले आपने रिएक्ट करवा के बनाया था, उसमें से एक क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करके HCl निकल जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और यही रिएक्शन ट्रू है किसके लिए? आपकी ब्रोमोबेंजीन के लिए भी सेम रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने मैकेनिज्म अभी तक कर दी। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन कंपाउंड की। क्या फ्लोरोबेंजीन बनेगा इस प्रोसेस से? कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। क्लोरीन बन जाएगा, ब्रोमीन बन जाएगा एंड बट हमारा फ्लोरीन कंपाउंड जैसे कि फ्लोरोबेंजीन आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। देखो जब भी फ्लोरीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है उसमें मसला कभी ना कभी पड़ ही जाता है, क्योंकि फ्लोरीन होता है भाई हाईली रिएक्टिव। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? बहुत जल्दी
आपको टाइम ही नहीं देगा, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। जल्दी रिएक्ट करने की वजह से क्या होगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। वैसे भी ज़्यादा रिएक्टिव है और ये हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जो हीट रिलीज करता है रिएक्शन में, ठीक है। जो हाईली एक्सोथर्मिक होगा वो बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ जो हीट है वो रिलीज करेगा, जिससे कि आपको दिक्कत हो जाएगी, समटाइम्स एक्सप्लोजन्स भी हो जाता है। इसीलिए फ्लोरीन का फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से नहीं बनेगा, ठीक है। और फ्लोरीन के लिए कौन सी रिएक्शन थी आपकी करवाई थी, वो थी स्वार्ट्ज रिएक्शन, उससे बन जाता है फ्लोरीन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अभी हम इसके बाद करेंगे, थोड़े एग्जांपल्स दे देते हैं, एग्जांपल्स करेंगे कि किस किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जब आपके सब्स्टिट्यूटेड हेलोरीन्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं कि आयोडो जो बेंजीन है, आयोडीन बच के सिर्फ हमारा फ्लोरीन तो देता नहीं है, कि जो आयोडो बेंजीन है क्या वो बनेगा, और बनेगा तो किस तरह से, हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ओके। अभी हम ये थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड हेलोअरीन्स का क्या मतलब है। सब्स्टिट्यूटेड हेलोअरीन्स का मतलब है, जैसे आपने ये बेंजीन ले लिया, दिस इज द हेलो, दिस इज द अरीन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड हेलो नहीं लिखना चाहिए, सब्स्टिट्यूटेड अरीन्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड जो अरीन्स है हमारी वो कैसे होगी, जैसे बेंजीन है तो सपोज उसके पास, उसके ऊपर CH3 लग गया, या फिर जो बेंजीन है उसके ऊपर हमने कोई NO2 ग्रुप लगा दिया, नाइट्रोबेंजीन बना दी, ये होती है सब्स्टिट्यूटेड अरीन्स। मतलब जैसे बेंजीन के ऊपर कोई और ग्रुप लगा है। अब देखो अभी तक तो रिएक्शन हमने करी है, बेंजीन है और उसकी रिएक्शन क्या है, ठीक है। उसकी डायरेक्ट रिएक्शन हम हैलोजन के साथ कर रहे हैं, कोई जो बेंजीन है उस पर ग्रुप अभी तक नहीं लगा है। अब उसकी बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ यहाँ पर, ठीक है। जो कुछ बच्चे कहते हैं कि +1 के टॉपिक हमें करवा दो, हमें नॉलेज नहीं है, कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो साइड बाय साइड में सब आपको जो भी चीज़ लग रही है जिस टाइम पे, उसके साथ साथ मैं सब चीज़ें आपको बताती चलूँगी, इसलिए डोंट वरी, ओके। नाउ अब दो चीज़ें आती है, जो यहाँ इसके ऊपर ग्रुप लगेगा, भाई बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगेगा, वो किस तरह का होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है, जो ग्रुप लगा है वो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच टू द रिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ERG, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी इसे कह सकते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर कौन सा, बेंजीन के ऊपर अगर ऐसा ग्रुप लगा है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो कहानी कुछ और होगी। अगर आपका बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है, तो कहानी और हो जाती है रिएक्शन की। ध्यान से देखना। देखो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। देखो अब ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का क्या मतलब होता है। एक्टिवेटिंग का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं रिंग में, वो होता है रिंग को एक्टिवेट करना। भाई रिंग को क्या पसंद है, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, तो उसको एक्टिवेट करने का मतलब कि कौन सा ग्रुप उसे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से ही समझ लो जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसमें भी कैटेगरी आती है, जैसे आपके अल्काइल ग्रुप हो गए वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देख लो मैं इसको बताती हूँ आपको रफ में कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो ऑर्थो पैरा क्या होते हैं। यहाँ पर देख लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बेंजीन, सपोज दिस इज़ द बेंजीन। अगर सपोज अगर आपका यहाँ पर ग्रुप लगा है, ठीक है, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इस ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है ऑर्थो, तो ये दोनों पोजीशन होती है ऑर्थो ऑर्थो, ठीक है। और उसके नेक्स्ट जो पोजीशन होती है ये होती है मेटा मेटा, दोनों इधर उधर साइड, मतलब दोनों बाजू है, दोनों नीचे ये, ठीक है। और लास्ट में जो इस ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट होता है वो होती है पैरा पोजीशन, ठीक है। मतलब ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन, दिस इज द पैरा पोजीशन। दो ऑर्थो होती है, दो मेटा पोजीशंस होती है एंड एक आपकी पैरा पोजीशन होती है। अब क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे समझ लो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यही मैं आपको बता देती हूँ। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। देखो अगर ये ग्रुप हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिंग में देगा, सप्लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सबसे पहली चीज़ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तभी इसे कहा है एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, एक्टिवेट कर रहा है भाई, इसको बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है ये, ओके।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक्टिवेटिंग होने के बाद एक और चीज़ बोली जाती है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा रिलीज़ कहाँ करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। अब देख लो पोजीशन तो ऑर्थो मेटा और पैरा है इसके पास, ठीक है, यहाँ पे होती है पोजीशन। जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये देखा गया है थ्रू द मैकेनिज्म कि जो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस होती है, खासकर इन जगहों पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, इसीलिए इसे कहा जाता है शॉर्ट में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर इलेक्ट्रोफाइल, इनमें रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफाइल की होती है, इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आना है, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो जब अगर ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या बोलेगा, ये डायरेक्ट करता है आने वाले गेस्ट को, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट करता है कि भाई तू कहाँ जा, ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा। तो वो क्या डायरेक्ट करता है कि भाई अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो डायरेक्ट करता है कि तू ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे चला जा, ठीक है। और कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे की कहानी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, वो रिलीज़ कहाँ करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव 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 अगर यहाँ है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे लगेगा। इसीलिए इस केस में ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भाई क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो कि बेंजीन के ऊपर अगर लगे हो, ठीक है, सपोज ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करते हैं, ये आपका विड्रॉ करते हैं, मतलब उल्टा कर देंगे, ये आपका खुद ले गए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग, मतलब रिंग को क्या कर रहे हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तभी ये क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो कि बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करे, ठीक है। रिंग में से भाई इसके जो शान है इलेक्ट्रॉन्स उसी को ये निकाल रहा है, तो क्या बचा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वो होते हैं जो रिंग में से क्या है अपने इसके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और रिंग को डीएक्टिवेटिंग बनाते हैं, इसीलिए इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। ओके, नाउ अब बात आती है कि ये होते क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मेटा डायरेक्टिंग, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर से कोई भी चीज़ लगनी है इनमें, ठीक है, तो ये डायरेक्शन देगी, डायरेक्टिंग मतलब जो डायरेक्शन दे रहा है, ये ग्रुप डायरेक्शन दे रहा है कि आप मेटा पे जाके लगो, मेटा या तो इधर या इधर। अभी तो ये सिमिलर है, सेम पोजीशंस है, तो इनमें से कोई भी लगाओगे, एक में भी लगा दो वो एक ही कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात है, सिमिलर पोजीशंस है। जैसे ऑर्थो में चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ सेम पोजीशन है, बट पैरा अलग है, ठीक है। इसीलिए इसमें ऑर्थो पैरा दो कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। अब ऐसा मत बोलना कि ऑर्थो एंड पैरा बन गया, तीन बनेंगे, ये जो दोनों है ये दोनों सेम है, देखो सेम सराउंडिंग है ना, सेम इसका नेबर है, सेम इसमें ये ऑर्थो पोजीशन है, तो दोनों में से एक में कहीं पर भी लगा सकते हो। इसी तरह मेटा सेम पोजीशन है, दोनों में से चाहे यहाँ लगाओ ग्रुप को चाहे यहाँ लगाओ, तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा, दिस इज द ग्रुप, और आपके पास ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो ये मेटा डायरेक्टिंग होते क्यों है, वैसे तो आपने डायरेक्ट लर्न करना है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग। ये होते क्यों हैं, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, वापस ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वही उन्हीं पोजीशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जिस पोजीशन पे ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे डोनेशन इलेक्ट्रॉन की ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा होती है, वैसे ही विड्रॉल कहाँ से ज़्यादा होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा से जब ये विड्रॉ होने लग गया तो यहाँ पे बहुत कम ऑर्थो एंड पैरा पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बचे, इतना कम बचे कि जो ये मेटा पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी ज़्यादा लगने लगे हमें। इसीलिए जब आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा अब ऐसे केस में, तो देखो ऑर्थो एंड पैरा से तो इलेक्ट्रॉन इसने बिल्कुल खींच लिए, और जो बचे हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, इसे दिख रहे हैं मेटा पे, इसीलिए ये मेटा पे जाके लग जाता है, इसके बाद कोई चॉइस और नहीं होती, ठीक है। तो यही बात हम कर रहे हैं, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
तो यही हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपको याद रखने हैं, वो कौन से होते हैं? अल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर R लिख लिया मैंने, ठीक है। या फिर आपका कौन सा होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है, ठीक है। रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद लोन पेयर भी होता है, ठीक है। और आपने डायरेक्ट इसे लर्न करना है। और साथ में ये वाले ग्रुप्स हो गए। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है कि ये मेटा डायरेक्टिंग है एंड दीज आर द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और जो ये यहाँ पर ग्रुप्स है वो कौन से हैं? यहाँ पर होते हैं COOH, ठीक है, एसिड हो गया, या फिर आपका CHO हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इस तरह के होते हैं, ठीक है, विड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपका साइनाइड हो गया, ये भी बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है। और जैसे आपका क्या हो गया? एस्टर हो गया, COO R-, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका एस्टर वगैरह, ये सारे विड्रॉइंग है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है? सपोज हमने यहाँ पर देख लेते हैं, सपोज ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आपका लगा है CH3 ग्रुप। अब मुझे बताओ, अगर इसकी रिएक्शन Cl2 और AlCl3 एनहाइड्रस के साथ हो रही है। एनहाइड्रस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपका देयर शुड बी नो वाटर इन्वॉल्व, ठीक है, वाटर नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है भाई क्लोरीनेशन तो होनी थी, बट सिंस ये यहाँ पे लग गया तो मेजर प्रोडक्ट पे बात आ जाती है कि बनेगा क्या? अब मेजर क्लोरीनेशन तो होनी है, पर लगेगा कौन से पोजीशन में? अब देखो क्लोरीन कहाँ लगता है वो डिपेंड करता है इस पे। ये वाला सबसे ग्रुप, पहले जो ग्रुप है ये देखो, ये है क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और यहाँ पर ऑर्थो कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो यहाँ पर है, पैरा यहाँ पर है। तो हम बनाएंगे इसमें एक, हम बनाएंगे ऑर्थो, ठीक है, एक बनाएंगे हम ऑर्थो प्रोडक्ट। और जो ये पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पर एक बनाएंगे, यहाँ पर बनेगा एक क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर ये इसका क्लोरीन बन गया। और देखो एरोमेटिसिटी को कुछ नहीं हुआ, एरोमेटिसिटी एज इट इज़ रही। ये कौन सा हो गया? दिस इज द ऑर्थो आइसोमर, ठीक है। और उसके साथ क्या बनेगा आपका? एक और बनेगा आपका, वो बनेगा CH3 एज इट इज़ है। और आपका ये क्लोरीन जो होगा वो पैरा पोजीशन में लगेगा, और यहाँ पे क्लोरीन है। दिस इज द पैरा पोजीशन, ठीक है, दिस इज द पैरा पोजीशन। तो आपके पास दो ये आइसोमर्स बन जाते हैं जब ऐसे सिनेरियो आता है, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। अब दूसरे केस में हम देखते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग ले ली, और ग्रुप हम कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पे? और एक और चीज़ होती है नाइट्रो ग्रुप, NO2, ठीक है, ये भी विड्रॉइंग होता है। हमने यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, तो इसी की जो रिएक्शन है वो क्लोरीन के साथ, और एनहाइड्रस जो है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपको पता है हेलोजिनेशन तो होनी है, बट कहाँ पर बनेगा? तो सबसे पहले ग्रुप देखना है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो कौन से होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा पोजीशन देखो, इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू बिल्कुल जो साइड में होती है वो ऑर्थो होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मेटा एंड मेटा होती है, यहाँ पैरा होती है। अब देखो ये मेटा एंड मेटा पोजीशन सेम सी है, इसीलिए किसी एक पे जाके आप यहाँ पे क्लोरीन को लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या आपका बना? ये सारी चीज़ें एज इट इज़, यहाँ पे ये नाइट्रो हो गया, एंड क्लोरीन यहाँ पे जाके इधर लग जाएगा, एंड यू विल गेट द मेटा प्रोडक्ट, ठीक है, मेटा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखो कितना डिफरेंस है, अगर आपने ग्रुप चेंज कर दिए तो आपके क्लोरीनेशन के जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो Note, these mixture of ortho-para isomers can be easily separated due to large difference in their melting point। देखो क्या बोला जा रहा है कि जो ये मिक्सचर्स है ना, ये ऑर्थो एंड पैरा के मिक्सचर्स है, इससे तो गड़बड़ हो जानी थी कि आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिला, दो मिला, और वो भी उसके मिक्सचर मिलना है। बट इट इज़ ओके, क्योंकि जो ये ऑर्थो एंड पैरा के जो मिक्सचर्स है दे कैन बी ईजिली सेपरेटेड आउट ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट। एक का मेल्टिंग पॉइंट दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर है, तो पहले एक मेल्ट करेगा, फिर उतने में हम उसको निकाल देंगे, फिर बाद में दूसरा मेल्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो आपने अभी ये सीखा कि भाई सब्सटीट्यूटेड अरेन्स में बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप हैलोजिनेशन करते हो, ठीक है। तो आपका ये जो +1 का थोड़ा टॉपिक था, इसमें ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग का ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नाउ बारी आती है जो लास्ट हैलोजन हमारा बचा है, दैट इज़ द आयोडीन। कि आयोडीन में इस टाइप की रिएक्शन होती है, नहीं होती है तो कैसी होती है? फॉर आयोडीन दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ये भाई रिवर्सिबल होती है ये रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो HI हम देखेंगे, जो HI प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कैसे,
यहाँ पे पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, कि ध्यान से देखना कि सबसे पहले अगर बेंजीन की रिएक्शन में करूँ, अगर बेंजीन की रिएक्शन में I2 के साथ करवाना चाहूँ, किसके प्रेजेंस में, मतलब वही जो नॉर्मल कंडीशंस है, चलो लुईस एसिड पे ले लिया हमने, तो क्या होता है इसकी जो रिएक्शन है, दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसमें आयोडीनेशन तो हो जाएगी, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आयोडीन तो लग जाएगा, बट साथ ही साथ क्या होता है, देखो आयोडीन कैसे लगा आपको पता है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अगर पूछे कि बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो आप बोलोगे I पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल हेयर दैट इज इन्वॉल्व। तो क्या होता है, वो सब्सटीट्यूट करता है जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा और वो हाइड्रोजन I दूसरे I के साथ मिला के HI बना देता है। तो अब क्या हो रही है, जो प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है HI से, ठीक है। अगर ये नहीं बनता फिर तो ठीक था। जो HI होता है वो देखा गया है वो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और हमारी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। मतलब जैसे ही आयोडोबेंजीन आपका बनेगा, जैसे ही बनेगा उसी के साथ आपका HI भी होगा रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है, वो भी तो बन रहा होगा। तो जैसे ही इसकी फॉर्मेशन होगी वैसे ही ये दोनों रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्शन को पीछे ले आएगी, दोबारा से आपको ये बनेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ इस रिएक्शन का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखो प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या कहा कि जो HI है हमें पता है दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं जिनका काम होता है करने का। अगर लिख रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो मतलब वो जो चीज़ जिसको आप रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हो वो एजेंट है रिड्यूसिंग, तो इसका मतलब वो दूसरों की क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। एजेंट का काम होता है दूसरों के लिए काम करना, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे की रिडक्शन करेगा, और देख लो वैसे ही रिडक्शन करेगा। ये HI रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे की रिडक्शन करेगा। तो इसने यहाँ आयोडो जो बेंजीन है उसकी रिडक्शन किस में कर ली, सिर्फ बेंजीन बना के। कैसे, क्योंकि यहाँ पे I की जगह एक हाइड्रोजन लग गया, और आपको पता है गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन ही होती है। इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि देखो अगर कि कहाँ रिडक्शन हुई है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस स्पीशीज़ को दोबारा इसमें कन्वर्ट कर लेगा, तभी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमें तो प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसा देखा गया कि अगर हम पहले ही रिएक्शन मिक्सचर में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डाल दे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कैसे नहीं आएगी, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें लेते हैं, या तो HNO3 ले लो या फिर आप HiO4 ले सकते हो। अब दोनों ही काम कैसे करेंगे, अब सपोज अगर आपने HNO3 लिया है तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है कि वो HNO3 जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो अगर ये रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट हुए तो जैसे ही HI बना वैसे ही वो उसको अपना काम नहीं करने देंगे, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। कैसे, HI को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो HNO अगर 3 आपने लिया है रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है, तो वो उसको ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है, NO2 बना रहा है, साथ में वाटर निकाल देगा, साथ में आपका I2 जो है, I2 है, ठीक है, वो निकाल देगा, आयोडीन बाहर निकाल देगा। तो देखो HI की एग्जिस्टेंस रही नहीं, जैसे ही ये बना वैसे ही इस जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसने इसे पकड़ लिया और साथ में इसकी रिएक्शन आगे करवा दी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर HI के साथ आप HiO4 लेते हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी चीज़, तो इसमें भी क्या होगा कि आपका HI जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसी और चीज़ में, जैसे I2 तो बनाएगा जैसे ये भी बनाता है, साथ में वाटर भी निकाल देगा यहाँ पर। इस तरह से नाइट्रोजन था तो NO2 एक्स्ट्रा इसने निकाला यहाँ पे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो एक्चुअल रिएक्शन जो आयोडोफॉर्म के रिएक्शन हम आयोडोबेंजीन की जो रिएक्शन है वो कैसे लिख सकते हैं हम, कि जो बेंजीन है यहाँ पर, ठीक है, जो बेंजीन है अगर वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर उससे आगे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं लेनी है, सिर्फ आगे रिएक्शन करवानी है, तो आपके पास यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लाइक HNO3 भी लिख सकते हो या फिर आप HiO4 भी लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे डायरेक्टली आपको मिलेगा यहाँ पे
बेंजीन, और साथ में जो रिएक्शन में आपको HI नहीं मिलेगा, इंस्टेड आपको ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी ये है, और हमने बता दिया कि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन जारी थी, तो इसलिए इन दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समटाइम्स यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सो होपफुली इस पूरे लेक्चर में आपको डिटेल्ड इस जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर आपकी जो ये एरोमेटिक की जो हेलो अरेन्स के रिएक्शंस है वो सारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में अब हम क्या बात करने वाले हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इसके जाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।